हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ। तो चलो आज हम इस कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखक है सहयोगिता। आप इनके नॉवल प्रतिलिपि ऐप पर देख सकते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। प्यार का नाता 4। शमन के दादाजी। अनंत गुस्से में पैर पटकता हुआ नीचे आ रहा था जहां मीना उसके पिता इंद्रजीत से बातें कर रही थी। आप कहाँ बिजी रहते हैं, मिलने भी नहीं आते? मीना ने शिकायती लहजे में कहा। बिजनेस के अलावा और कहाँ बिजी रहूंगा मैं? इंद्रजीत ने थोड़ा रूखे स्वर में जवाब दिया। उनका ये रूखा स्वर सुनकर मीना अपनी आंखों में हल्की सी नमी लाते हुए बोली, वो बरसों पुरानी नाराजगी अब तक आपके दिल में है। अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, केवल अपनी बहन के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं, इंद्रजीत ने गंभीर होकर कहा। मीना अब कुछ नहीं बोली, बस आंखों में नमी लिए खड़ी रही। इंद्रजीत ने जब उनकी तरफ देखा तो उनका दिल भी थोड़ा पिघल गया और वो नर्म भाव से बोले, मैं नहीं आ पाया तो क्या हुआ, तुम तो आ गई, जाओ अब मिल लो अपने चुन्नू मुन्नू से। तभी सीढ़ियों से आते अनंत ने खुश होकर उन्हें पुकारा, मासी। मीना ने अपनी आंखों की नमी साफ की और खुश होकर अपनी बाहें फैलाते हुए बोली, अन्नू। अनंत सीधा उनके गले से लग गया। कितने दिनों बाद आए हो? अनंत शिकायती लहजे में बोला। मीना उससे अलग होकर कहने लगी, मैं कम से कमा तो गई, तुम दोनों भाई तो शक्ल भी नहीं दिखाते। ये कहकर उन्होंने अनंत के गाल पर हल्के से चपत लगा दी। अनंत चिचिधाते हुए बोला, मैं आ तो जाऊं लेकिन आपके लाडले की वजह से नहीं आता। अब उसने क्या किया? वहां खड़े इंद्रजीत बोले। अनंत उन्हें देखकर कहने लगा, वो कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाते हैं। बाहर से सीधे और शांत लगते हैं लेकिन अंदर से एक नंबर के खड़ूस है। अनंत। इंद्रजीत उस पर सख्ती से चिल्लाए तो मीना उन्हें रोकते हुए बोली, रहने दीजिए, इसकी तो बचपन से ही आदत है तनु के बारे में ऐसा बोलने की, और वो तो वैसे भी इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। बिल्कुल सही कहा आपने, शांतनु नील के साथ वहां आते हुए बोला। उसने अनंत की तरफ देखा और काफी शांत मुस्कान चेहरे पर सजाकर बोला, हमें अन्नू की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि ये है ही इतना प्यारा। ये कहते हुए उसने अनंत के गालों को जोर से खींच दिया। अनंत ने चिचिधाकर उसके हाथ हटा दिए। वहां खड़ा नील ये देख मुंह दबाकर हंस दिया। अनंत मन ही मन शांतनु पर गुर्रा रहा था लेकिन इंद्रजीत वहां खड़े थे इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। नील ने मीना की तरफ देखा और उनके गले से लगते हुए बोला, मासी, आज तो तेरा कॉलेज में पहला दिन था ना? मीना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। नील ने भी अलग होकर हाँ में सिर हिला दिया। शांतनु कुछ सोचते हुए नील से कहने लगा, तूने 12th तो साइंस बायोलॉजी से की थी, फिर उस आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया? नील ने तो कुछ ना कहकर बस दांत चमका दिए और अनंत कहने लगा, क्योंकि साइंस बायोलॉजी इसके बस की बात नहीं थी। ग्रेस लग लग कर तो पास होता था ये, और 12th में भी मरते मरते बचा, इसलिए पापा और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि कॉलेज में इसका सब्जेक्ट चेंज करवा देंगे। इंद्रजीत भी थोड़ी टेंशन भरी सूरत बनाकर बोले, पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। साइंस बायोलॉजी में तो झंडे गाड़ ही चुका है, अब देखते हैं आर्ट्स में क्या करता है। उसमें भी हिंदी साहित्य लेकर बैठ गया। ये सुनकर शांतनु नील की तरफ देखकर उनसे बोला, चिंता मत कीजिए मौसा जी, अगर इसने आर्ट्स में भी झंडे गाड़े तो इसे मेरे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की जॉब पर लगवा दूंगा। नील की शक्ल अजीब सी हो गई। बिग ब्रो, आपको यही जॉब मिली मेरे लिए? अनंत हंसकर बोला, एकदम परफेक्ट जॉब है तेरे लिए, वार्ड बॉय नीलकंठ गुप्ता। नील की शक्ल रोने जैसी हो गई जिसे देख मीना अनंत के कंधे पर मारते हुए बोली, हंसना बंद कर मेरे मुन्नू पर। इधर शांतनु भी मुस्कुरा रहा था। मीना ने उसे भी चपत लगाई और बोली, सही बोलता है अन्नू, तू बस बाहर से ही सीधा दिखता है पर अंदर से एक नंबर के खड़ूस है। अनंत उनकी बात पूरी करते हुए बोला। विंकिंग फेस शांतनु ने उसे तीखी निगाहों से घूरा तो अनंत घबराकर मीना के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देख शांतनु को मन ही मन हंसी आ गई। बंसीधर निवास, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये कर्कश ध्वनि शमन के दादाजी यानी बंसीधर की थी, जो सफेद रंग का धोती कुर्ता पहने तख्त पर बड़ी ही शान से विराजमान थे और सामने रखे बाजे को बजाते हुए ये भजन गा रहे थे। उनके पास बैठा वैदिक अपने कानों में उंगली डाले हुए था। बेचारा शमन से शर्त हार गया था, इसलिए उसके दादाजी के भजन सुनने पड़ रहे थे। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाए। हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले आए। उन्होंने इतना लंबा सुर खींचा जिसे सुनकर वैदिक की शक्ल रोने जैसी हो गई और उसकी आंखों से सचमुच नीर बह निकले और दादाजी अपनी कर्कश ध्वनि में गाते रहे, अब तो नीर बहा ले ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। अब बस भी कीजिए दादाजी,
आपके ये दर्द भरे नाले मुझसे अब और नहीं सुने जाएंगे। वैदिक कानों में उंगली डाले हुए ही बोला। तभी शमन हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लिए वहां आया और अपने दादाजी से बोला, हाँ दादाजी, पहले कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद दोबारा गायन शुरू कर दीजिएगा। दादाजी ने गाना बंद कर अपने बाजे के सामने हाथ जोड़े और वैदिक की तरफ देखते हुए बोले, मैंने कही, कैसा लगा मेरा ये भजन? वैदिक ने कानों में से उंगली निकाली और सूखी सी शक्ल बनाए उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर दादाजी अपने ऊपर गर्व करते हुए बोले, मैंने कही, देखा मेरे संगीत की शक्ति, तेरी आंखों से सचमुच नीर निकल आए। शमन भी वैदिक की रोनी शक्ल देखते हुए बोला, हाँ दादाजी, ये तो सचमुच रो रहा है। हा 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 हा। वो हंसने लगा तो वैदिक उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, मुझे रुलाकर खुद हंस रहा है, इसका बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगा। पाउटिंग फिर शमन ने वो चाय नाश्ता वहां रखी छोटी सी टेबल पर रख दिया। उसने पहले दादाजी को चाय दी और वैदिक को एक बनाना चिप्स खिलाते हुए बोला, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। उस बनाना चिप्स को खाते ही वैदिक का जी खराब हो गया और वो मुंह पर हाथ रखे बाहर आंगन में भाग गया। ये देख दादाजी भी हैरानी से मुंह खोले उसे देखते रह गए। शमन को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो भी वैदिक के पीछे भाग गया। मैंने कही, हमारे जमाने में तो छोरियां इस तरह उल्टी करने भागती थीं। ये कहते हुए उन्होंने चाय का एक सिप लिया और नामे सिर हिलाते हुए बोला, राम जाने क्या होगा आजकल के छोरों का। बाहर आंगन में वैदिक उल्टी कर रहा था और शमन अजीब सी शक्ल बनाए उसके साथ खड़ा था। उल्टी करने के बाद वैदिक ने उसकी तरफ देखा तो शमन उसे घूरते हुए बोला, किसके साथ मुंह काला किया है तूने? तेरे बनाना चिप्स के साथ। वैदिक भी उसी तरह उसे घूरते हुए बोला, जिसे सुनकर शमन ने नासमझी भरी सूरत बना ली। वैदिक उसे घूरते हुए ही उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आज बहुत सहन किया मैंने, इतनी आसानी से तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, एक झटका तो तुझे भी देकर जाऊंगा। शमन डरते हुए पीछे आंगन की दीवार पर सट गया। वैदिक ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए दीवार पर टिका लिए और उसके ऊपर झुक गया। शमन डरते हुए ही बोला, अगर तूने कुछ किया तो मैं चिल्लाकर दादाजी को बुला लूंगा। रस्ट फेस वैदिक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकता रहा। शमन ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन वैदिक ने अपने होठों से उसका मुंह बंद कर दिया। हाथों को भी कसकर पकड़ लिया था। हर तरह से उसने शमन को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जब शमन की सांसें फूलने लगी तब जाकर वैदिक ने उसे छोड़ा। शमन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वैदिक अपने होठों पर हाथ फिराकर बोला, आगे से ध्यान रखना, अगर फिर कभी तूने शर्त जीतकर ऐसी सजा मुझे दी तो फिर सजा के लिए तू भी तैयार रहना, बाय। वैदिक मुस्कुराकर उसे फ्लाइंग किस करता हुआ वहां से चला गया। शमन कुछ देर तो बुद्ध बना उस आंगन की दीवार से सटकर खड़ा रहा, लेकिन फिर अगले ही पल अजीब सी शक्ल बनाकर अपने होंठ पोंछते हुए बोला, यू उल्टी करके मुझे किस कर लिया, कितना गंदा है ये। अगले दिन निर्भय थाने जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि उसकी जीप के पिछले 2 टायर पंचर थे। ये देख निर्भय चिचिधा गया और इधर उधर देखने लगा। नयांश की बाइक वहां खड़ी हुई थी। उसे देख निर्भय वापस घर के अंदर गया और उसकी बाइक की चाबी ले आया। उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसके जाते ही नयांश घर से बाहर निकला। उसने निर्भय को अपनी बाइक ले जाते हुए देख लिया था। मेरी बाइक तो भैया ले गए, अब मैं कैसे जाऊं? आज तो जाना बहुत जरूरी है वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। ये कहते हुए नयांश की नजर वहां रखी स्कूटी पर पड़ी जो कार्तिक की थी। उसे देख नयांश के होठों के किनारे हल्के से उठ गए। पगला तो किसी काम का है नहीं, उसकी पगली ही सही। ये कहते हुए वो भी घर से अंदर से स्कूटी की चाबी ले आया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही नयांश घर से बाहर निकला। उसने निर्भय को अपनी बाइक ले जाते हुए देख लिया था। मेरी बाइक तो भैया ले गए, अब मैं कैसे जाऊं? आज तो जाना बहुत जरूरी है वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। ये कहते हुए नयांश की नजर वहां रखी स्कूटी पर पड़ी जो कार्तिक की थी। उसे देख नयांश के होठों के किनारे हल्के से उठ गए। पगला तो किसी काम का है नहीं, उसकी पगली ही सही। ये कहते हुए वो भी घर से अंदर से स्कूटी की चाबी ले आया और वहां से निकल गया। भाई, मेरी स्कूटी कहाँ ले जा रहे हो? रुको। घर से बाहर निकला कार्तिक उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, लेकिन नयांश तो हवा में हाथ हिलाता हुआ चला गया था। कार्तिक भागते हुए रुक गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, एक तो वैसे ही मैं आज लेट हूं और मेरी स्कूटी भी चली गई, अब टाइम पर कॉलेज कैसे पहुंचूंगा मैं? क्या हुआ किट्टू? कुमुदिनी वहां आते हुए बोली। देखो न अम्मा, भाई मेरी स्कूटी लेकर चले गए, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? कुमुदिनी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू मेरे साथ चल, मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन कॉलेज तो मंदिर से भी आगे है, कार्तिक बोला तो कुमुदिनी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली,
तो क्या थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकता? हाँ हाँ, चल सकता हूँ, चलिए। कार्तिक भी हल्के से हंसकर बोला और उनके साथ कार की तरफ बढ़ गया। निर्भय अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ बाइक पर जा रहा था। इधर फुटपाथ पर शांतनु पैदल ही चल रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। निर्भय बाइक लेकर आगे निकल गया, लेकिन तभी सामने से एक बिल्ली सड़क पार करके चली गई, जिसे देख उस अंधविश्वासी ने बाइक रोक दी। जारी है, तेरे को पुलिस ऑफिसर कौन बनाया रे? बिल्ली को देखकर तूने बाइक रोक दी, लेकिन पीछे जो बिल्ला आ रहा है उसका क्या? जब स्टोरी में ज्यादा कैरेक्टर्स हों तो सबको एक ही पार्ट में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कभी कोई पार्ट पसंद आए सब्सक्राइब करना ना भूले।